हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएस ट्रेडिंग। जैसे कि आपको पता है कि हमारा फ्री क्रैश कोर्स आ चुका है और आज उसका फर्स्ट सेशन था। मेरे से बाय चांस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, जिस वजह से मुझे दोबारा से सेशन आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैंने बोला भी था कि मैं लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग दूंगी, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सेशन काफ़ी लंबा चलने वाला है। आज जो फर्स्ट क्लास हुई है, इसके बाद बैक टू बैक मैं आपकी क्लासेस लेने वाली हूँ। पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 1 आवर का सेशन रहेगा। शेड्यूल मैं आपको आने वाले डेज़ में प्रोवाइड कर दूँगी कि कब-कब क्लासेस होंगी, कैसे-कैसे आपको जॉइन करना है। बट हाँ, टाइम पर आपको जॉइन करना है और क्लासेस अटेंड करनी है। तो ये जो क्रैश कोर्स रहेगा, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर वाइज़ मैं आपको सेशंस प्रोवाइड करूँगी। अब अगर इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर, एट लीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ दीज टॉपिक्स। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आपको कुछ बेसिक्स के बारे में स्टॉक मार्केट के पता ही होना चाहिए। तो वो बेसिक्स क्या हैं, मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। आने वाले डेज़ में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और टॉपिक टू टॉपिक हम सेशंस अटेंड करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट होगा कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले जैसे ही आप अपना चार्ट ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपको जो अपनी स्क्रीन पे नज़र आती है, वो है कैंडल्स। कैंडल्स जो है वो चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो कैंडलस्टिक्स के बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और कैंडलस्टिक को देखकर हम कैसे किसी चार्ट को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, या फिर आने वाले डेज़ में चार्ट में कैसी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, स्टॉक में अपवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, क्या आखिर आने वाले डेज़ में स्टॉक हमें देगा, वो क्या बताता है? वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही हमें बताती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है, वो है चार्ट पैटर्न। अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हो, तो आपने मेरे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स देखे होंगे। मैं बहुत बार ड्रॉ करके आपको पोस्ट भी करती हूँ, अपलोड करती हूँ। या फिर बहुत कुछ मैं ड्रॉ करके जो अपलोड करती हूँ, वो सब चार्ट पैटर्न्स ही होते हैं। तो चार्ट पैटर्न को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चार्ट पैटर्न एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आजकल हर एक दूसरे इंसान का फेवरेट टॉपिक हो गया। हर किसी को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जितना इंटरेस्टिंग है, उतना रिस्की भी है। अगर आप बिना जानकारी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बेसिक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के एडवांस बिल्कुल आपको पता होने चाहिए, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो, या फिर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज और एडवांस दोनों ही नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। अगर आपको चार्ट का सपोर्ट नहीं पता, रेजिस्टेंस नहीं पता, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बन जाता है, ये इस टॉपिक पर भी हमारा सेशन रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, इन सब के अलावा प्राइस एक्शन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्राइस एक्शन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगा। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जो हैं, एक ऐसा टॉपिक है कि इंडिकेटर्स अगर आपको पता है, तो फिर आपको मतलब इतना ईज़ी हो जाता है एक्शन लेना किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी चार्ट को देखना। सबसे ज़्यादा आसान जो किसी भी चार्ट को बनाता है, वो है इसके इंडिकेटर्स। मतलब क्विक आप एक्शन ले सकते हो कि आखिर मूव कैसा आने वाला है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस। अगर आपने इस चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किए हुए, बट आपने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। मूविंग एवरेजेस क्या है? इंडिकेटर ही है। अगर आपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं अपने चार्ट पर, तो आपको पता चलता रहेगा कि अभी ये सपोर्ट है और ये यहाँ पर प्राइस जो डाउन आया है, वो सिर्फ सपोर्ट लेने आया है। या फिर अगर कोई मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई है, तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि नहीं, यहाँ से अब गेम उल्टी होने वाली है, मतलब कहानी चेंज होने वाली है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सारी मूविंग एवरेजेस को हम अपने चार्ट पे नहीं लगाते, कुछ ही मूविंग एवरेजेस को लगाते हैं। वो कौन-सी रहेंगी, मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊँगी। नेक्स्ट है ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स। अब बहुत बार आपने सुना होगा कि ब्रेकआउट आ गया है, बाय कर लो। ब्रेकडाउन है, यहाँ से स्टॉक नीचे गिर जाएगा, लेकिन फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, या फिर ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, किस ब्रेकआउट पे बाय करना है, किस ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी।
मतलब इतनी मेरे को मैसेजेस आए इसके लिए जब मैंने ये पूछा था कि मेरे को आखिर किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा लोग यही जानना चाहते थे कि मैम इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताओ। तो ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की काफ़ी डिटेल में वीडियो रहेगी और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक वीडियो में कवर होने वाला भी टॉपिक नहीं है। तो देखते हैं कितनी वीडियोज़ में कवर अप हो पाता है। हाउ टू ट्रेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है सिर्फ बेसिक ही नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का आपने बेसिक जान लिया, एडवांस जान लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो भी डिस्कशन रहेगा। फिर नेक्स्ट है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग मेरा खुद का एक सबसे फेवरेट टॉपिक कह लो, या फिर मैं खुद स्विंग ट्रेड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग मुझे सबसे ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल लगती है एक बिगिनर के लिए भी, या फिर अगर कहें जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो बहुत कम रिस्क पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अपने आप में स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, अगर आप इंट्राडे में भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, तो स्टॉक सिलेक्शन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि आखिर स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें? इतने सारे स्टॉक हैं, क्या हमें एक बारी में 500 स्टॉक्स देखने पड़ेंगे कि किसमें मूव आने वाला है, किसमें नहीं आने वाला? कुछ तो ऐसी चीज़ हो ना कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये स्टॉक जाएगा या फिर ये स्टॉक हमें बाय करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है स्क्रीनर्स। तो हमारा एक टॉपिक ये भी रहेगा हाउ टू मेक स्क्रीनर्स, ठीक है? स्क्रीनर्स आपको मैं प्रोवाइड ही नहीं करूँगी, आपको मैं बनाना भी सिखाऊँगी कि आखिर आप खुद का स्क्रीनर कैसे बना सकते हो। अब आपने अगर किसी की भी कोई भी स्ट्रैटेजी सीखी है, तो आपको इम्प्लीमेंट अगर करना है, तो खुद से आपको बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है? तो बैक टेस्टिंग के लिए भी आपको मैं कुछ एप्लीकेशंस बताऊँगी कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी को कभी भी अगर आपने किसी से कोई चीज़ सीखी है, तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मार्केट में बस कूद जाते हैं और उसपे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है। अगर आपने कुछ भी सीखा है, आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है, आप अगर किसी के कहने पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। तो बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैक बैक टेस्टिंग के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपको मैं सारी एप्लीकेशंस बता दूँगी कैसे करते हैं स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग, वो भी मैं आपको आने वाले डेज़ में, आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या वो स्टॉक सही है या नहीं, तो उसके फंडामेंटल्स चेक करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं, क्या-क्या फंडामेंटल्स चेक करने की चीज़ होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है चार्ट रीडिंग। मार्केट में कोई भी न्यूज़ आई अचानक से और मार्केट में फॉल आ गया, ठीक है? को कोई भी सडन न्यूज़ आई किसी स्टॉक के बारे में और वो स्टॉक 10% गिर गया, 20% गिर गया, बट न्यूज़ तो आ जाई है, लेकिन स्टॉक ने तो कल ही बता दिया था कि मैं नीचे गिरने वाला हूँ। कैसे? अब आपको सुनने में ज़रूर ऑकवर्ड लग रहा होगा कि स्टॉक ने बता दिया था, बहुत फ़नी भी साउंड कर रहा है, बट नहीं, रियल चीज़ है। अगर आप ढंग से चार्ट रीडिंग करना जानते हो, अगर आप रेगुलर स्टॉक्स को वॉच करते हो, तो आप देखोगे कि स्टॉक में पहले ही सेलिंग, मतलब स्टॉक के जो इंडिकेटर्स हैं, स्टॉक का जो फंडामेंटल है, वो पहले ही दे चुका है सेलिंग स्टॉक के लिए। इसीलिए स्टॉक में फॉल आया है। मार्केट में कुछ भी हुआ हो, लेकिन चार्ट अपने आप में खुद बता देता है कि मैं ऊपर जाऊँगा या फिर नीचे जाऊँगा। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन बिहेवियर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ्यूचर का चार्ट सामने लगाया और ऑप्शन को बाय कर लिया, या फिर आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक में बाय है तो एचडीएफसी बैंक की कॉल बाय कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ऑप्शन के बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि आखिर ऑप्शन वर्क कैसे करता है। अगर एचडीएफसी बैंक में बाय है, तो क्या आज हम ऑप्शन को राइट टाइम पर बाय कर रहे हैं? अगर वो अपना एवरेज करने के लिए नीचे आया, तो स्क्रीन पे अच्छा खासा लॉस हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन के बिहेवियर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑप्शन को राइट टाइम पे कब और कैसे बाय करते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू। बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना नहीं आता कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे हम इतने सारे चार्ट्स मैं ड्रॉ करके जो अपलोड करती हूँ ट्विटर पे, सब ट्रेडिंग व्यू पे ही ड्रॉ करती हूँ। तो जब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना या फिर ब्रेकआउट्स के बारे में जितनी भी चीज़ें बताऊँगी, तो आपको भी ये भी चीज़ें बता दूँगी कि ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था
कि ट्रेडिंग व्यू, जबकि इसके लिए दुनिया भर की वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप आराम से सीख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए भी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आखिर ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं। अब आ जाते हैं आज के सेशन पे कि आज के सेशन में क्या क्या चीजें बताऊंगी मैं। हाउ टू आइडेंटिफाई इंट्राडे ट्रेंड। जब भी आप चार्ट खोल रहे हो, ठीक है, तो बाय और सेल, ये दो ही चीजें चार्ट में करनी है हमें, या तो बाय करना है या फिर सेल करना है। मतलब चार्ट में आपको ये जानना है कि चार्ट ऊपर जाएगा, मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। जब आपको ट्रेंड किसी भी चीज का, ऑप्शन का या फिर स्टॉक का पता चल जाएगा, तभी आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमें बाय करना है या फिर सेल करना है, ठीक है। सेकंड चीज है कि आखिर हमें रॉन्ग एंट्री अगर हमने ले ली, बहुत कॉमन और नेचुरल सी चीज है कि एंट्रीज हमसे रॉन्ग भी होंगी, ठीक है। तो अगर हमने रॉन्ग एंट्री ले ली है, तो फिर उसको हम एग्जिट कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर हमें रॉन्ग एंट्री का पता कैसे चलेगा कि हमारी एंट्री रॉन्ग हो गई है। तो नेक्स्ट है हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है, वो भी चीजें अभी डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं वो है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में ज़्यादातर इंट्राडे की ट्रेडिंग होती है, बट अगर आप स्टॉक्स को देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि 10 मिनट या फिर 15 मिनट का यूज़ करना चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि 5 मिनट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेक सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। बट हाँ, अगर आप इंट्राडे का मूवमेंट कैप्चर करने का सोच रहे हो, मतलब इंट्राडे का मूवमेंट अगर कैप्चर कर रहे हो, तो 10 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड किया जा सकता है, बट ऑप्शंस में, ठीक है। और वो कैसे करना है, डेफिनेटली आने वाले डेज में या आने वाले सेशंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आज जो हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जो इंडिकेटर मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बॉलिंजर बैंड। नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बॉलिंजर बैंड, और बहुत सारे लोग हो सकता है यूज भी करते हो, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड, इसकी मैं सेटिंग्स चेंज कर देती हूँ यहाँ से। चैनल फिल को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो बॉलिंजर बैंड को आखिर हम यूज कैसे करते हैं, यहाँ से मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आखिर बॉलिंजर बैंड है क्या। बॉलिंजर बैंड एक ऐसा बैंड है जिसमें 3 लाइन्स हैं, अपर लाइन, मिडल लाइन और लोअर लाइन। इसकी जो मिडल वाली लाइन है, दिस इज अ मूविंग एवरेज 20। अगर मैं यहाँ पर अभी मूविंग एवरेज अप्लाई कर दूँ, तो मूविंग एवरेज 20 अप्लाई कर दूँ, तो बैंड की जो मिडल लाइन है इसके साथ साथ चलेगी मूविंग एवरेज 20। तो इसका मतलब जो बैंड की मिडल लाइन है ये मूविंग एवरेज 20 है, और इसकी अपर लाइन जो है और वो जो लोअर लाइन है, ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। कब? जब बैंड एकदम फ्लैट हो जाता है। बैंड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमें दिखाता है अप ट्रेंड। बैंड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब बैंड अगर नीचे की साइड पर मुड़ा हुआ है, तो बैंड डाउन ट्रेंड दिखाता है, मतलब डाउन ट्रेंड शो करता है। लेकिन बने हुए चार्ट में ये बताना बहुत आसान लग रहा है कि बैंड इधर मुड़ा हुआ है तो डाउन ट्रेंड है, ऊपर मुड़ा हुआ है तो अप ट्रेंड है। रियलिटी में अब यहाँ पर तो बैंड क्या है, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इस टाइम में बैंड की बात करूं, तो अभी हमें आगे का चार्ट कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइम देखकर हमें बैंड कैसा लग रहा है, बैंड एकदम फ्लैट लग रहा है, किसी भी साइड डायरेक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम जो है वो साइडवेज मोमेंटम है। तो साइडवेज मोमेंटम में क्या होता है, जो इसकी अपर लाइन होती है ये रेजिस्टेंस बन जाती है, और इसकी जो लोअर लाइन होती है ये सपोर्ट बन जाती है। मतलब सपोर्ट पे हम बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। बैंड के अलावा एक और चीज है जिसको हमें अप्लाई करना है, वो है वीवैप। वीवैप, दो वीवैप शो कर रही है, एंकर्ड और वीवैप। हमें नॉर्मल सिंपल वाली वीवैप चाहिए। इसका मेरे को यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ, मेरे को ब्लू देखने की आदत है वीवैप को, तो मैंने इसका कलर चेंज करके ब्लू कर दिया। एक चीज मैं और यहाँ पर अप्लाई करूंगी चार्ट पे, वो है 50 EMA, मतलब मूविंग एवरेज 50। सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, बट इसको मुझे एक्सपोनेंशियल करना है। सेटिंग्स आप देख लो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। पीरियड को मैंने 50 रखा है, 50 मूविंग एवरेज लगा रही हूँ, बट टाइप को मैंने यहाँ से चेंज करके, पहले सिंपल पे था बट मैंने इसको एक्सपोनेंशियल कर दिया है। बाकी सब कुछ एज इट इज है।
जो लोग आज के सेशन में पूछ रहे थे ना कि सेटिंग्स क्या की है, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड अप्लाई किया है, उसका चैनल फिल को मैंने बस रिमूव कर दिया था। वीवैप लगाया है जिसका मैंने सिर्फ कलर चेंज किया है, और एक मैंने ईएमए 50 लगाई है, दैट्स इट। ये 3 चीज़ें हैं, कुछ खास मैंने यहाँ पर सेटिंग्स अप्लाई भी नहीं करी है। तो अब आ जाते हैं हम स्ट्रैटेजी पे, आखिर इनका काम क्या है? ईएमए 50 का या फिर वीवैप का इनका काम क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं 50 की बात करूँ, तो 50 मूविंग एवरेज जो है हमारी, ये बैंड की मिडल लाइन से अगर नीचे है, ठीक है? वीवैप इन दोनों के ऊपर है और ये बैंड की मिडल लाइन से नीचे है, तो हमें मार्केट में जो है वो अप ट्रेंड देखने को मिलेगा ज़्यादातर। जितनी भी हमारी कैंडल्स हैं, 3 लाइन्स, कौन सी 3 लाइन्स? बैंड की मिडल वाली लाइन, ईएमए 50 जो कि रेड वाली लाइन है, ये मूविंग एवरेज 50 है अभी बताया था, और ये वीवैप है ये ब्लू वाली लाइन। इन तीनों के ऊपर जब भी कैंडल्स होंगी, मतलब इनके ऊपर जब भी कैंडल्स निकलेंगी, तो ये ट्रेंड कहाँ का दिखा रही है? बाइंग का। मतलब बाइंग मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर निकला और आपने बाय कर लिया, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ट्रेंड अभी हम आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। बाय कहाँ करना होता है ये बहुत आगे तक का विषय है, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बता रही हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग। तो ट्रेंड कैसे पता चलेगा? इन तीनों के ऊपर जब होगा, ठीक है? अब एक और चीज, 50 को टच कर रहा है कैंडल, हाँ कैंडल्स 50 को टच कर रही हैं, लेकिन जो हमारा वीवैप है और ये मिडल वाली लाइन, मतलब बैंड की मिडल लाइन और वीवैप इस 50 की लाइन के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ऐसे में क्या होता है? प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर आकर क्या हुआ है? बैंड हो गया है फ्लैट और प्राइस यहीं की यहीं घूमता रह गया। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा बैंक निफ्टी के फ्यूचर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि फ्यूचर में, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होती है, तो ऑप्शन था, सॉरी ये तो स्टॉक था, फ्यूचर में ज्यादा ऑप्शन होती मूवमेंट होती है, तो फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखो, हमें क्या चाहिए? ये ईएमए 50 इस मिडल वाली लाइन के नीचे चाहिए, ये जानने के लिए कि ट्रेंड किस साइड का है। अप ट्रेंड है मतलब इसके नीचे है ये लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम्स। रेयर ऐसा होगा कि इसके ऊपर रहते हुए मूव आ गया, बट उसका भी ऐसा हो सकता है कि कैंडल का लोअर पार्ट 50 को टच करके फिर ऊपर निकला और फिर मूव आया, तो वो एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बारे में मैंने बोला अभी आगे वाले आने वाले सेशंस में सीखेंगे। तो अब बॉलिंजर बैंड के मल्टीपल यूजेस हैं। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि बैंड फ्लैट है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, बट इसके मल्टीपल यूजेस हैं। बैंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? रॉन्ग एंट्रीज को आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं? आपने कोई भी ऐसी पोजीशन बनाई है, बाइंग की आपने मान लो यहाँ पर पोजीशन बनाई है, या फिर सेलिंग की आपने कोई यहाँ पर पोजीशन बनाकर रखी है, बट आपने देखा अचानक से कोई कैंडल बैंड के पूरी की पूरी बाहर बन गई, ठीक है? या फिर इस दिन मार्केट ओपन हुई और पहली कैंडल ही बैंड के नीचे, अभी कहाँ बनी है? बैंड के नीचे। जब बैंड के नीचे बाहर की तरफ बन जाएगी, तो उसके बाद हम एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि इस फर्स्ट कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, प्लस वी वैप के ऊपर ब्रेकआउट दे दे। तो यहां से क्या होता है? एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल जाता है हमें। मतलब कि अ, बना तो गैप डाउन था, हुआ तो गैप डाउन था, लेकिन प्राइस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया अगर बैंड के पूरी की पूरी कैंडल बाहर बन जाती है तो। या फिर ये जो सीन है, ये जो मतलब फॉर्मूला है ना, ये कैंडल के 90% बाहर बनने पर भी अप्लाई होता है, बट वो उतना ज्यादा शॉर्ट नहीं होता कि 100% यहाँ से रिवर्सल आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम केसेस में तब भी आ जाता है। बट अगर कैंडल किसी कहीं से भी, ऊपर भी नीचे भी, कहीं से भी बैंड को टच नहीं कर रही है, ठीक है, पूरी की पूरी बाहर बनी है, इवन 99% भी बाहर बनी है, तो वहां से तो एक अच्छा रिवर्सल का ट्रेंड देखने को मिलता ही मिलता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट कैंडल बनी है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, स्टॉक ऊपर, ऑप्शन ऊपर गया, मतलब फ्यूचर ऊपर गया, लेकिन
कैंडल, ये देखो पूरी की पूरी कहाँ बनी, बैंड के बाहर, ये दोनों ही कैंडल्स बैंड के बाहर बन गई। तो ऐसे सिनेरियो में, और वीवैप जो है वो इससे काफी ज्यादा दूर है, ठीक है, वीवैप यहाँ नजदीक नहीं है, वीवैप इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा दूर है और इतनी ज्यादा बैंड के बाहर बन गई, लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि यहाँ से सेल करें या ना करें, मतलब आप यहाँ से ट्रेड तो इनिशिएट नहीं करो उस टाइम, लेकिन हाँ अगर आप किसी बाइंग पोजीशन में हो तो इमीडिएटली अपनी पोजीशन को आप यहाँ पर क्लोज कर दोगे जैसे ही कैंडल बैंड के बाहर बन जाएगी। मॉर्निंग में आपने ट्रेड लिया हुआ है और कोई भी कैंडल बाहर क्लोजिंग दी बैंड के और आप तुरंत ट्रेड से एग्जिट कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिवर्सल का ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। आगे भी कुछ मैं आपको शो कर देती हूँ सेम चीज। ये देखो यहाँ से, ये फर्स्ट कैंडल है। अब एक और चीज मैं आपको कैंडल्स में बताना चाहती हूँ। कैंडल्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हम कैंडल स्टिक पैटर्न, हालांकि उस कैंडल स्टिक पैटर्न में ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, बट अभी भी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जो कैंडल होती है उसका ये जो ग्रीन वाला पार्ट या फिर जो ये जो रेड वाला पार्ट है, इसको हम कैंडल की रियल बॉडी बोलते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस रियल बॉडी से मतलब होता है। ये जो विक्स बन रही है ना ऊपर और नीचे, इनको हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कभी भी नहीं मानते जब तक कैंडल की रियल बॉडी से ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती है, तब तक हम उसको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं मानते हैं। तो अब मैं अगर इस वाली कैंडल की रियल बॉडी की बात करूं तो ये कहा है बैंड के कंप्लीटली बाहर। और एक और चीज, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल भी है। डोजी मतलब जिसका एक ऐसी कैंडल जो कि अपनी कंप्लीट कैंडल का, इसका हाई और लो, इसका इसकी जो रियल बॉडी है ना, ये इसका 1/3 हो सिर्फ, उसको हम डोजी बोलते हैं। तो बिल्कुल ये मतलब जैसे हैमर होता है ना, हथौड़ी जिसको हिंदी में हथौड़ी बोलते हैं, बिल्कुल उसी शेप में है, ठीक है। तो ऐसे हैमर टाइप ऑफ कैंडल अगर बने बैंड के बाहर तो ये भी एक काफी अच्छा रिवर्सल का ट्रेंड, रिवर्सल का सिग्नल होता है। एक और चीज, अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बन जाए, शूटिंग स्टार मतलब उल्टा हैमर, ठीक है, उल्टा हैमर बन जाए तो वो भी एक रिवर्सल का बहुत अच्छा ट्रेंड होता है, मतलब वहां से भी एक रिवर्सल पॉसिबल होता है। तो अभी क्या है, एक कैंडल बनी है और पूरी की पूरी बाहर बनी है, तो यहाँ से ऑफ कोर्स रिवर्सल आएगा, हमें पता चल गया है। बट इनिशिएट कब करेंगे, जब वी वैप के नीचे एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी और इसकी रियल बॉडी के नीचे भी कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है और वी वैप के नीचे भी, तो यहाँ से हम एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे इधर से, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज द सेकेंड टारगेट। अभी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो बैंड क्या है, फ्लैट। फ्लैट मतलब सीधा का सीधा, तो यहाँ पे टच करेगा, यहाँ से वापस रिवर्सल देगा। क्यों? क्योंकि अभी ये सपोर्ट बन चुका है, वापस ऊपर गया, बैंड के अपर लाइन के पास टच, फिर से नीचे, लोअर लाइन के पास टच, फिर से 50 के पास सपोर्ट लेने, अगेन डाउन। और बहुत बड़े बड़े अब यहाँ पर ऐसे सिनेरियो में ना कभी भी ब्रेकआउट्स में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट्स में बहुत बड़े मूव देखने को मिलेंगे ही नहीं। ब्रेकआउट कब होते हैं, जब कहीं जब मार्केट ट्रेंडी हो, ट्रेंडी मतलब वन साइडेड मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ही हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब एक और मैं आपको चीज बता देती हूँ ट्रेंड से ही रिलेटेड। मैं आपको स्टॉक्स में बताती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले HDFC बैंक का चार्ट मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। HDFC बैंक 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है सिंपल वे में, अगर मैं बताऊं तो हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर भी हमें वो सेम बैंड वाला सिनेरियो देखने को मिल गया, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद कैंडल पूरी की पूरी बैंड के बाहर, तो वापस यहाँ से या तो नीचे आएगा बैंड की मिडल लाइन को टच करने के लिए प्राइस, या फिर धीरे 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 मिडल लाइन ही सरकते सरकते ऊपर पहुंच गई और प्राइस यहाँ से साइडवेज हो गया, मतलब लेकिन यहाँ से ऊपर मूव नहीं आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिना कहीं भी सपोर्ट लिए हुए प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता ऐसे सिनेरियो में, ठीक है। तो हाँ, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम का के बारे में बात कर रहे थे, 15 मिनट के ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं आपको 15 मिनट का जो ब्रेकआउट है उसके बारे में बता देती हूँ। 15 मिनट का ब्रेकआउट क्या होता है कि हमें सबसे पहले ना फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखनी है। जैसे कि ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, इसको मार्क कर लेती हूँ, इसका हाई और लो,
ये इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक है? तो पहली 15 मिनट की कैंडल जिस भी साइड ब्रेक होगी, मतलब उसी साइड, तभी जब तक उस स्टॉक में कोई मूव नहीं आएगा, जब तक ये 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, मतलब किसी भी साइड पर जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा कैंडल को, तब तक किसी भी साइड पर मूव नहीं आएगा उस स्टॉक में। तो ये वाला ब्रेक हुआ प्राइस, मतलब इसका अपर लेवल ब्रेक हुआ और स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया। बट सिनेरियो यहाँ से डिफरेंट था, कैंडल पूरी की पूरी बैंड के बाहर बनी, तो हम यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। बाकी के स्टॉक्स में देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लगाती हूँ मैं डिविस लैब। डिविस लैब का चार्ट लगा है, बिल्कुल सामने एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे सामने सी पूरी की पूरी कैंडल बाहर, ठीक है, बैंड के बिल्कुल बाहर, और रिजल्ट आपके सामने है। बैंड के बाहर फर्स्ट कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल इज ए कंफर्मेशन कैंडल, वी वैप के नीचे क्लोजिंग दी है और स्टॉक प्राइस धीरे 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 नीचे आ गया है। तो यहाँ से तो शार्प सेलिंग का पता चल गया। अब दूसरा जो मैंने बताया 15 मिनट का हमारा, मान लो ये तो बैंड के बाहर कैंडल बन गई, उसके बारे में बता दिया कि बैंड के नीचे बने, बैंड के ऊपर, लेकिन हमेशा तो बैंड के बाहर रोज रोज तो नहीं बनती है। तो उसके लिए क्या है हमारा 15 मिनट का ब्रेकआउट, 15 मिनट का ब्रेकआउट, मतलब फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया, ब्रेकआउट मिला और ट्रेड, ठीक है, यहां से ट्रेड मिला और बैंड के बाहर कैंडल की क्लोजिंग, ट्रेड से एग्जिट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से मामला रिस्की हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल का आ सकता है, और हुआ भी यही है। यहाँ से वापस एक ही कैंडल ने, देखो बाहर कैंडल बाहर बनते ही एक ही कैंडल ने एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव दिया और उसके बाद साइडवेज साइडवेज साइडवेज, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हम्म यहाँ पर हम इसको देखते हैं, एक सेकेंड। ये 24 मार्च का जो चार्ट है, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। इसको देखो, सबसे पहले इसके हाई और लो में मार्क कर देती हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई ये था और लो ये था, ठीक है। हाई और लो मैंने मार्क कर दिए हैं, ये हाई है और ये लो है। लगभग कितने बजे तक? 115 तक स्टॉक में कोई मूव नहीं आया, साइडवेज रहा है स्टॉक बिल्कुल, बस इसको टच किया, नीचे आ गया, ऊपर गया, लेकिन दिस इज द कैंडल ऑफ 130। 130 की कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक में मूव आया, और कितना अच्छा मूव आया, 5934 का हाई लगा के आया स्टॉक 5850 से, ठीक है। 70-80 पॉइंट्स का मूव एक काफी अच्छा बड़ा मूव है। तो इतना बड़ा मूव हमें लास्ट में देखने को मिला कब? जब ब्रेकआउट हुआ तब। इसका मतलब है कि ब्रेकआउट्स तभी होंगे जब 15 मिनट्स का हाई और लो ब्रेक होगा, मतलब फेक ब्रेक। ये देखो, अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, फेक ब्रेकआउट्स कौन से होते हैं? ये विक वाले, जैसे कि ये वाली विक। आप यहाँ पर अगर अपनी बाइंग लगा कर रखोगे, यहाँ पर आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, विक्स जैसी बनेगी। कुछ लोग होते हैं ना बाइंग का वो लगा के रखते हैं, एसएल ऑर्डर, आपने यहाँ ऑर्डर प्लेस करके रखा, इससे एक्टिव हो जाएगा और फिर नीचे घुस जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे ये तो कितनी गलत बात है, ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं। तो ब्रेकआउट इसको नहीं कहते। विक अगर ऊपर टच करके नीचे आ रही है तो उसको ब्रेकआउट नहीं बोलते हैं। ब्रेकआउट बोलते हैं प्रॉपर कैंडल ने जब तक सस्टेन नहीं कर दिया, ठीक है, कैंडल सस्टेन कर गई, उसको बोलेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक में देखने का ट्राई कर, इसी में तो यहाँ पर अगेन मुझे एक और चीज दिखी है। हम्म,
इधर हाई और लो, 12 मार्च का चार्ट है डिविस लैब का। इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट मिला, हाई ब्रेक हुआ है, प्रॉपर सस्टेन। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी ब्रेकआउट हो तो किस ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी होती है। जो छोटी कैंडल्स का ब्रेकआउट होता है ना, मतलब एक छोटी वॉल्यूमेटिक कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट हुआ है तो उस कैंडल की एंट्री ज्यादा सक्सेसफुल होती है, बजाय एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई बहुत मतलब शार्प मूव के साथ, और हम यहाँ पे इतना ऊपर चढ़ के बाय कर लेंगे। तो अगर एवरेज करने आया है ना, तो वही हमारा एकदम भट्टा बैठ जाएगा, मतलब वहीं से ही मोरल डाउन हो जाएगा कि पता नहीं ये अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये सोच सोच के। तो ब्रेकआउट्स हमेशा कहाँ लेने हैं, बिल्कुल हमारे एवरेज के पास ही। हमारी 50 ईएमए भी यहीं पर है, 20 भी यहीं है, वीवेप भी यहीं है, ज्यादा से ज्यादा यही तो सपोर्ट लेने आएगा। तो बाय कहाँ करेंगे, बिल्कुल इनके पास में। और ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है तो बस इसी के ऊपर यहीं पे बाय कर लेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इन तीनों कैंडल्स के नीचे अगर एक कैंडल सस्टेन कर जाती है तो हम स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। ये इतना ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। इसके अलावा हमें मार्केट का सिनेरियो भी देखना होता है कि आखिर मार्केट में सिनेरियो कैसा बना है। जैसे कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाया, लेकिन इंडिया पर कितना टैरिफ लगाया, 26%। 26% इंडिया पर टैरिफ लगने की वजह से जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम अपना प्रोडक्ट किसी, हम मतलब अपना प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, यूएस में अगर हम अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट एशियन अदर एशियन कंट्रीज के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अभी भी सस्ता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम अभी भी बेनिफिट में हैं। लेकिन एक और चीज है, कल निफ्टी 1.5% पर क्लोज हुई है। अब इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद चाइना ने यूएस के प्रोडक्ट्स पर 34% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इसकी वजह से पूरी ग्लोबल मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। तो लेट्स सी मंडे को उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहता है और कितना हमारे मार्केट पर भी उसका इम्पैक्ट होता है या क्या होता है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। मार्केट के करंट अफेयर्स को अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको करंट अफेयर्स पर भी बराबर नजर बनाकर रखनी पड़ेगी कि आखिर करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, मार्केट में या दुनियादारी में क्या हो रहा है जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर पड़ रहा है। तो ऐसी जो अभी जितनी भी ये सेलिंग्स मार्केट में चल रही हैं या फिर जो भी हमें शार्प सेलिंग्स देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा न्यूज ही उसका इम्पैक्ट है। और अभी इस टाइम पर ऐसे सिनेरियो में जब भी मार्केट में शार्प सेलिंग होती है तो एक बहुत कॉमन सी चीज है कि ऑप्शंस में पोजीशन बनाकर रखना इस टाइम पर, होल्डिंग की पोजीशंस ऑप्शंस में बनाना सबसे ज्यादा रिस्की होता है। तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। स्पेशली वो लोग जो मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजते हैं और बोलते हैं कि मैम हमने ये बाय कर लिया था, पता नहीं अब आगे क्या होगा, और मैं पूछती हूँ किसके कहने पर बाय किया था, मैम हमें स्टॉक देखकर लगा था कि यहाँ जाएगा और वहां जाएगा। तो प्लीज ऐसी गलतियां ना किया करो। ट्रेडिंग करने से पहले ना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इतने सारी जो मैंने ये चीज़ें देखी जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं यार सिखाना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए यही एक मोटिव मेरा था कि लोगों को सिखाया जाए यार, नहीं बहुत हो गया, सिखाया जाए। मुझे कोई चार्ज नहीं करना, पूरे सेशन में ना आपको एक बार भी मेरे मुँह से ये वर्ड नहीं सुनने को मिलेगा कि ये कोर्स बाय कर लो, ऐसा बाय कर लो, जो कि आपको बाकी लोगों के सेशंस में शायद मुझे लगता है मैंने भी बहुत सारे लोगों के सेशंस अटेंड करे हैं अपनी बिगिनिंग में। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरे सेशन में मैं आपको नॉलेजेबल चीजें ही बताऊंगी और सारी चीजें टू द पॉइंट रहेंगी, क्योंकि फालतू की चीजें खींचना और एक्सप्लेन करना मुझे नहीं आता। मुझे टू द पॉइंट चीजें बताना आता है तो मैं वही करूंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक में अदानी पोर्ट्स लगाती हूँ। अदानी पोर्ट्स में देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। अदानी पोर्ट्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम, फर्स्ट कैंडल 20 को टच करते हुए ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन,
सेकंड कैंडल पर वीवैप के भी नीचे, 50 के भी नीचे और 20 के भी नीचे सीधा सीधा दिख रहा है कि सेलिंग है, मतलब बैंड के प्रॉपर डाउन साइड पर है। तो मतलब हमें दिख ही रहा है कि ऑफ कोर्स एंट्री, लेकिन कहाँ पर, किसके बाद बनेगी? अब आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके नीचे, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता किसी भी साइड पर। तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है इधर, और यहाँ से सेलिंग। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बैंड के बाहर कोई भी अगर कैंडल बन जाती है तो वहां से अलर्ट। सी यहाँ पर कहीं एंट्री ली, लेकिन इधर आते आते बैंड के बाहर कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, छोटी कैंडल। तो यहाँ से अलर्ट हो जाओ कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में थोड़ा प्रॉफिट बुक करके भी निकलना समझदारी का काम होता है। तो यहाँ पर निकल जाने में ही फायदा होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक सिलेक्शन। आपने ये तो जान लिया कि हमें बाय कैसे करना है, ठीक है, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स हैं, उसमें से किसको देखें? ठीक है, सुबह सुबह 9:15 पे आपने ओपन किया, रिलायंस को देखें, एसबीआई कार्ड देखें, अदानी इंटरप्राइजेस देखें, कोल इंडिया देखें, यूपीएल देखें, इतने दुनिया भर के स्टॉक्स हैं, लेकिन आपको देखना क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको, ये मैं आपको अप स्टॉक्स पे चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। अप स्टॉक्स पे आपको सबसे पहले निफ्टी 100 के स्टॉक्स यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में सेव कर लेने हैं। ठीक है, निफ्टी के जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं इनको लगा लो, और सबसे पहले ये चेक करो कि आखिर निफ्टी आज रेड है या फिर ग्रीन है। अगर निफ्टी ग्रीन है तो आपको क्या करना है, हाई टू लो इन स्टॉक्स पे जाना है। मेरे को ओपन किया, देखो हाई टू लो गए, तो हाई टू लो में ये पता चल जाएगा आपको कि सबसे, मतलब टॉप गेनर्स मिल जाएंगे आपको हाई टू लो में। ठीक है, आप अगर इसका उल्टा कर देते हो, लो टू हाई कर देते हो, तो आपको टॉप लूजर्स मिल जाएंगे। तो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो कि किसी स्टॉक में अच्छा मूव आ रहा है, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी अगर कैंडल बनी है तो हमें ऐसी कैंडल, देखो जैसे कि ये वाली कैंडल है, ऐसी कैंडल्स का जो ब्रेकआउट होता है ना, वो मैक्सिमम टाइम एक फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसी कैंडल्स को ब्रेकआउट देगा अगर मार्केट में ट्रेंड है, मतलब मार्केट में मूव है, बहुत अच्छे अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं, तो निकल जाए तो बात अलग है। बाकी मैक्सिमम सिनेरियो में क्या होता है, जो छोटी कैंडल्स के ब्रेकआउट होते हैं वो ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल एक छोटी कैंडल बनी है। ठीक है, ये वाली कैंडल, इसका हाई और लो दोनों मार्क कर लेंगे। ये हाई है, ये लो है, लेकिन जैसे कि 50 देखेंगे, 50 मूविंग एवरेज 20 के नीचे है, वीवैप इन दोनों के ऊपर है, मतलब वीवैप को भी ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी। तो इसके ऊपर निकला स्टॉक, यहाँ कहीं हम एंट्री बना लेंगे इसके ऊपर, और यू कैन सी द रिजल्ट, वन साइडेड मूव। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पर आते हैं, इंडिगो। कहीं से कहीं तक एंट्री देखने को मिल ही नहीं रही है। एक तो पूरा का पूरा बाहर बन गया, और दूसरा इस कैंडल को ध्यान से देखो, किसी भी कैंडल की अगर विक उसकी बॉडी से डबल बनी हुई है ना, डबल या उसकी बॉडी के बराबर भी बनी हुई है, तो ऐसे ट्रेड को लेने से अवॉइड करना है। अब इसका हाई टू लो भी अगर मैं मार्क कर दूं, ठीक है, एक सेकेंड, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, तो दोनों में से कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, ना इसका हाई ब्रेक हुआ है ना इसका लो ब्रेक हुआ है। तो पूरा दिन क्या हुआ है, स्टॉक एक ही डायरेक्शन में घूमता का घूमता रह गया। और दूसरा, बैंड के बिल्कुल बाहर भी इसकी कैंडल बनी है, तो ऑफ कोर्स बाइंग तो रिस्की ही रहेगी। और बाइंग हम करेंगे क्यों, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिल जाएगा तब तक हम बाय ही क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला स्टॉक में, मतलब मूव ही नहीं आएगा स्टॉक में। जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उसी साइड मूव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक, टाटा कंज्यूमर। फर्स्ट कैंडल हाई ब्रेक किया और अराउंड 1079 पे ट्रेड बना, और 1092 का हाई लगाया। अगली कैंडल छोटी सी कैंडल और बैंड के बाहर, बैक टू बैक दो कैंडल्स बाहर बन गई, दो कैंडल्स ने अलर्ट दे दिया। स्टॉक प्राइस उसके बाद एक ही डायरेक्शन में वीवैप के आसपास घूमता का घूमता रह गया। तो इसी कैंडल के इतना
एक तो इतना ज़्यादा नीचे आने का वेट ही क्यों करना है? फ़ायदा ही क्या होगा फिर बाय करने का? क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ तो बाय करोगे ही, ऑफ़ कोर्स यहाँ कहीं बाय कर पाओगे और ऐसी कैंडल पे लॉस में निकल जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा है जैसे ही आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिले, ऐसे सिनेरियो में हमें खुद ही एग्ज़िट कर देना चाहिए अपना पोज़ीशन को। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का सेम मैंने हाई भी मार्क कर लिया और इसका लो भी मार्क कर दिया। अब ध्यान से देखो इसको, 50 जो है वो 20 के ऊपर थी यहाँ पर इस टाइम पर, ठीक है? और ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना, जब 50 अगर 20 के ऊपर मूव कर रही है तो या तो कुछ रिस्की मतलब ट्रिकी चीज़ होने वाली है, मतलब या तो कोई ट्रैप होने वाला है, ठीक है? या फिर क्या होगा, अगर ट्रैप नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ साइडवेज़ मामला रहने वाला है। तो बजाज फाइनेंस में उतना ज़्यादा मूव नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ब्रेकआउट्स है ना, यूजुअली क्या होता है, बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स होते हैं। लेकिन इन ब्रेकआउट्स के बहुत अच्छे होने का इस टाइम पे रीज़न क्या है? एक तो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा शार्प सेलिंग बनी हुई है और इतनी सेलिंग होने के बावजूद ऐसे ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में ऐसे ब्रेकआउट्स ना एकदम तोड़ के निकलते हैं, ठीक है? पीछे जाके बैक टेस्टिंग करके देखना इसी सेम स्ट्रैटेजी की, इतना भयंकर तोड़ के निकलते हैं ना ऐसे ब्रेकआउट्स कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पीछे इधर आ जाती हूँ मैं, यहाँ पर, इधर। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया। देखो 50 ऊपर है, किसके? मिडल लाइन के। 50 ऊपर है, मिडल लाइन नीचे है, इसके ऊपर निकलेगा मतलब फेक ब्रेकआउट आएगा, ठीक है? और दूसरा एक और, बैंड के बाहर, अभी स्टार्टिंग पहले भी बताया था, बैंड के बाहर डोजी काइंड ऑफ कैंडल अगर बन जाए तो वहां से अलर्ट हो जाना होता है। क्यों? क्योंकि वो एक रिवर्सल का सिग्नल होता है, ठीक है? रिवर्सल का सिग्नल होता है और यहाँ से आप देखो कितना गजब का रिवर्सल आया है। यहाँ से मौका भी नहीं दिया होगा, जिसने यहाँ बाय कर लिया होगा उसको बचने तक का मौका नहीं है। एक ही बारी में नीचे धड़ 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 कैंडल्स की, वो देख रहे हो फ्रीक्वेंसी, एक ही कैंडल धड़ाम, थोड़ा सा ऊपर गया, लोगों को लगा होगा कि शायद अब ऊपर निकल जाए, लेकिन अगली कैंडल धड़ाम, फिर तो धड़ धड़ अच्छे खासा नीचे, ठीक है? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखो, समझो, बैक टू बैक चीज़ों को बैक टेस्टिंग करो। मेरी स्ट्रैटेजी हो या किसी की भी स्ट्रैटेजी हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी नहीं करना आपको। आपको देखना है कि आखिर रियल में वर्क करती है या नहीं करती। मैंने आपको बोला ना, बने हुए चार्ट में एक्सप्लेन करना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन इसी स्ट्रैटेजी को जब लाइव मार्केट में लेकर बैठोगे ना, वो तब समझ में आएगा कि आखिर स्ट्रैटेजी है क्या। ठीक है? उस टाइम पर असली स्ट्रैटेजी उस टाइम पे काम करेगी। दिखेगा कि अरे यार, ये तो उतना आसान नहीं है जितना आसान हमें लग रहा था। और अभी जब बैक टेस्टिंग मैंने बोला ना, जब आगे के सेशंस होंगे तो बैक टेस्टिंग के लिए कौन-सी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो, उनको कैसे यूज़ कर सकते हो। ऐसी-ऐसी एप्लीकेशंस है कि आपको लगेगा कि लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है? बहुत सारे ऐसे वर्किंग लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता कि मार्केट को पूरा टाइम बैठ के देख पाएँ, तो वो उतना बैक टेस्टिंग कर ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए वो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। रेगुलर कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 5, 7, 10 स्टॉक्स की बैक टेस्टिंग तो आप कर ही सकते हो। 1 घंटा निकाल के, 2 घंटा निकाल के। और इसके रिजल्ट्स इतने गजब के होंगे ना कि मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद अपने मुँह से उसके रिजल्ट्स बताओगे कि हाँ, क्योंकि देखो मेहनत का ना फल कहीं न कहीं मिलता ही मिलता है। और मुझे इतना पता है कि अगर स्टॉक मार्केट में किसी को भी टिके रहना है ना, तो लर्निंग के अलावा ना कोई ऑप्शन ही नहीं है, कि आप लर्निंग के अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं इस मार्केट का। इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं और प्रॉफ़िट बनाए बिना वापस चले जाते हैं। उसका कारण क्या है? टिकते नहीं हैं और सीखते नहीं हैं। हर किसी को ना इसमें गैम्बलिंग करनी है। प्रॉब्लम ये है। हर किसी को क्या करना है कि क्विक प्रॉफ़िट चाहिए। सीखना नहीं है, बस आज 10,000 लगाए और कल उनको 10 का 50 बनाना है। जिस वज़ह से वो 10 भी गँवा देते हैं। ठीक है? लेकिन तरीके से ट्रेडिंग करो, अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे 10 का 11 बनाना है, 12 बनाना है, तो बनेगा असली प्रॉफ़िट। 10 का 20 या 10 का 50 बनाने का सोचोगे तो फिर भूल जाओ। ट्रेडिंग व्यू पर आ जाते हैं, ठीक है? 'अ, 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 '
सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आज के सेशन में बताया भी था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर काम कैसे करते हैं। मैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट लगा लेती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम। अब देखते हैं चार्ट को कि आखिर चार्ट क्या कह रहा है, मतलब कैसे पता चलेगा कि चार्ट क्या कह रहा है। अ, ये वाला लेवल आपको नज़र आ रहा है, दिस लेवल 1594। ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? इस लेवल के इम्पोर्टेंट होने का रीज़न है इस लेवल को काफ़ी बार प्राइस का टच करना। मतलब कि इसके पास प्राइस कितनी बार आके रुका है या फिर इसको ब्रेकआउट देकर बाइंग का मूव दिया है प्राइस ने, कितनी बार ये प्राइस टच हुआ है। मतलब इस प्राइस के ऊपर या तो स्टॉक निकल नहीं पाया या फिर इसी लेवल के नीचे नहीं आ पाया स्टॉक। यही रीज़न इस लेवल को इम्पोर्टेंट बनाता है। अगर किसी टाइम पर मल्टीपल टाइम्स किसी लेवल को प्राइस बार-बार टच करने की कोशिश कर रहा है और वो लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा, तो वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। सिमिलरली हम उसको रेजिस्टेंस कब बोलते हैं? ये देखो यहाँ पर एक छोटा-सा और मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको देती हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आपको पता कैसे चलता है कि ये टारगेट है, ठीक है? तो उसका आंसर यही है कि किसी को नहीं पता होता कि क्या टारगेट है। हर कोई ना प्रिडिक्शन करता है चार्ट के प्रीवियस मूव को देखकर। मतलब कि जो चार्ट है वो अपनी हिस्ट्री ही तो रिपीट कर रहा है। अब वो कैसे रिपीट कर रहा है ये आपके सामने ही है। प्रीवियसली इतना हाई था, मतलब एक प्रीवियस मूव आया यहाँ तक, इस लेवल तक 1789 तक। यहाँ से दोबारा से स्टॉक प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब मैंने टारगेट दोबारा यहीं का दे रखा है, तो लोगों को लगेगा पता नहीं यहीं पे टच करके कैसे घूम गया। अरे भाई कोई जादू थोड़ी हुआ है, या मुझे भगवान जी ने आके थोड़ी बताया था कि यहीं तक जाएगा। मेरे को तो खुद चार्ट ने बताया था। मैं आपको वही तो बोल रही थी कि चार्ट खुद अपने मुंह से बोलता है सारी चीजें। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों चार्ट बताता है हमें कि क्या टारगेट है, क्या सपोर्ट है, या फिर मैं कहाँ से घूम जाऊंगा, मैं कहाँ से नीचे गिर जाऊंगा। ये लेवल अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले भी सेम लेवल पे आके प्राइस नीचे गिर गया था। देखो इस लेवल पर आके प्राइस ने कितनी बार, ये देखो पीछे कितनी बार इस लेवल को आके रिटेस्ट किया, तो दोबारा से यहाँ पर आया, यहाँ से आके वापस स्टॉक ऊपर घूम गया, दोबारा इधर इसी लेवल के आसपास घूमा थोड़ा सा और फिर वापस ऊपर निकल गया। लेकिन इस बार ये लेवल ब्रेक हुआ तो लगभग 1800 से 80 पॉइंट और ऊपर आ गया, 1880 का हाई लगा दिया। फिर इस लेवल पे आकर देखो थोड़ा सा साइडवेज हो गया, और इस लेवल को जब तोड़ा तो अच्छी खासी सेलिंग आई, और सेलिंग कहां पर आकर रुकी है? इधर इसी के पास, इसी के पास आके सेलिंग रुकी, और दोबारा यहां से फिर कहां का मूव आया? इसी लेवल तक का। तो क्या कैसे पता चल रहा है ये सब चीजें? प्रीवियस हिस्ट्री देख के किसी भी स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक लगा लेते हैं हम यहाँ पर, कोटक बैंक। वन डे का टाइम फ्रेम है। देखो सबसे पहले मैं लेवल्स को मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे एक हाई हमें दिख रहा है बना हुआ, एक हाई हमें यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, और इसी लेवल के पास एक ये साइडवेज मोमेंटम हमें बना हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लेवल कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल रहा होगा तभी ना ये ऐसा कुछ सिनेरियो बना है। तो ये लेवल्स जो होते हैं, जो कभी रेजिस्टेंस रहे होते हैं, जब उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल जाता है तो बाद में वो ही प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है ना वो फिर सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर प्राइस ऐसे करके गिरना स्टार्ट हुआ है तो ये प्राइस गिरते गिरते कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक आ सकता है।
ये सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ से आकर एक अगेन रिवर्सल का ट्रेंड देखने को मिल जाएगा और दोबारा फिर टारगेट क्या रहेगा, ये वाला लेवल रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे चार्ट्स बना के ड्रॉ करके डालते हैं ना और आपको लगता है कि क्या मिरेकल कर दिया भाई, मतलब कैसे पता चल गया इन लोगों को कि चार्ट यही, मतलब स्टॉक यहीं तक जाएगा और एग्जैक्ट वहीं से प्राइस घूम गया। तो चार्ट तो खुद बता रहा है कि भाई मैं यहाँ तक जाऊंगा, यहाँ से ऐसे घूम जाऊंगा, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट स्टॉक लगाते हैं अदानी ईएनटी। लेट्स सी क्या हो रखा है इसमें। अदानी एंटरप्राइजेस कोई खास मूव दिख नहीं रहा है, दूसरा ही स्टॉक लगाते हैं, इंडिगो लगा लेते हैं। इंडिगो सी, इंडिगो में भी अब आप मेरे को लगता है आसानी से बता सकते हो कि क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो जब दोबारा मैं बनाऊंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि, क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी अभी बता रही हूँ इसको। ये देखो, एक बार सिर्फ ना कुछ मत देखो, ये दोनों विक को देखो। यहाँ पर सेलिंग आई होगी, विक बनाकर ऊपर गया है, अगेन यहाँ पर एक सेलिंग आई थी, विक बनाकर ऊपर गया, सेम लेवल से कितना अच्छा मूव आया था। ठीक है, यहाँ से फिर से सेलिंग आई और सेम लेवल के पास अगेन ऊपर निकल गया और अभी प्राइस कहाँ पर आके अटका है, इधर कहीं, यहाँ यहाँ पर आके ना ध्यान से देखो, यहाँ पर आकर अभी फिलहाल साइडवेज हो गया है ये ऐसे। तो ऐसे लेवल्स के पास बाय करना सबसे रिस्की काम होता है, जिसको बहुत सारे लोग ना ब्रेकआउट बताकर बाइंग दे देते हैं कि इस लेवल के ऊपर निकल गया तो बाय कर लो। नहीं भाई, जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम बाय यहाँ से नहीं कर सकते। और स्टॉक्स में हमेशा जितना मैक्सिमम टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, 1 वीक 1 मंथ, उतना ज्यादा आपका जो सक्सेस रेशियो है, मतलब देखने का स्टॉक का, वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखो मेरा पहले का कभी का ये मार्क है। अभी मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगा लिया तो, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से देख रही हूँ, तो ये बाई चांस गलती से खुल गया समझ लो आपके सामने। ये देखो, कभी मैंने ये इस प्राइस को मार्क किया होगा कि इसके ऊपर निकलेगा तो ये ऊपर जाएगा, और सी कितने पर मार्क किया था, ये कोई ब्रेकआउट ही था बिल्कुल। और कैंडल ने, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कैंडल ब्रेकआउट देती है, जैसे कि सस्टेन करती है, और इस लेवल के ऊपर जब सस्टेन किया है ना, तो यहाँ से बना है ट्रेड हमारा 2368 से, और आज स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, 5000 ऑलमोस्ट, 5100 ऑलमोस्ट। ब्रेकआउट्स हमेशा तब काम करते हैं जब कैंडल पूरी की पूरी सस्टेन कर जाती है। ब्रेकआउट का मतलब सिर्फ प्राइस का एक बार ऊपर जाना फिर नीचे आ जाना नहीं होता। और टाइम फ्रेम क्या है, मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम के मूव देखो आप, क्या मूव होते हैं इतने शानदार। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इसीलिए उनको फायदा होता है, वो इतने बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाते हैं। अगेन आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम अपने। ठीक है, सी यही था वो जो अभी हम देख रहे थे ना, यही था वो ब्रेकआउट। ये रेजिस्टेंस का लेवल इतना इंपॉर्टेंट आखिर हुआ कैसे, देखो, एक, अगर काउंट करें तो 2, 3 और इधर 4, आगे भी कोई है नहीं, हाँ, इधर कितनी बार इस लेवल को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और फेल हो गया ब्रेकआउट। लेकिन इस बार जब इस लेवल के ऊपर प्राइस ने सस्टेन कर दिया, प्राइस ने इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर दिया, तब जाके प्राइस ऊपर निकला। ठीक है, और अब एक और चीज हम देखते हैं, प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे सपोर्ट लेने के लिए आया। ये अभी हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, लेकिन इस बार ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। मतलब कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो बाद में क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर गया प्राइस और वापस से अपने उसी रेजिस्टेंस के पास आके इस बार सपोर्ट का काम करा सेम लेवल ने। तो लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अगर रेजिस्टेंस है तब भी, सपोर्ट है तब भी।
कब इम्पोर्टेंट है? जब मल्टीपल टाइम्स उसको रीटेस्ट किया गया है और फिर ब्रेकआउट आया है, तो वहां से वो लेवल जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस बार ये लेवल टच किया और यू कैन सी द मूव, फिर ये कहीं नहीं रुका। और अभी प्राइस कितना चल रहा है इधर, ये तो पहले भी टच किया है, तो बाद में नीचे आके फिर अभी साइडवेज ही मोमेंटम है। बट नेक्स्ट स्टॉक लगाते हैं हम यहाँ से, रिलायंस में देख लेते हैं क्या सिनेरियो रहा है। रिलायंस में ये सपोर्ट है, और अगेन अगर नीचे एक और मैं सपोर्ट की बात करूं, ओहो, इसको वीकली टाइम फ्रेम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और ये वाला लेवल, अभी रिलायंस जो है वो अपने सपोर्ट के पास है। ठीक है, इस टाइम पर इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है, मतलब इसके नीचे अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर इस लेवल को 992 के लेवल को रिलायंस होल्ड करेगा। लेकिन अगर यहाँ से नीचे ना आके यहीं से रिलायंस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो फिर रिलायंस में टारगेट क्या रहेगा? मेरे को लगता है अब आप खुद भी देख के बता सकते हो, ये 1600। ठीक है, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा कि 1600 हमारा रिलायंस में, अगर इसके ऊपर जब तक इस प्राइस को जब तक होल्ड कर रहा है, तो रिलायंस में टारगेट हमारा 1600 का क्यों है? क्यों? क्योंकि चार्ट रिपीट्स इट्स हिस्ट्री, हमेशा चार्ट अपनी हिस्ट्री को ही रिपीट करता है, बस आपको देखना आना चाहिए। इसी को कहते हैं चार्ट रीडिंग। जितना चार्ट को वॉच करोगे, जितना ज़्यादा जितने मैक्सिमम चार्ट्स आप देख सकते हो, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ और प्रीवियस अगर हम जाकर देखें, देखो ध्यान से इसको ना समझने की कोशिश करना कि मैंने ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन से क्यों आंखें ड्रॉ करी हैं। इधर देखना, ये वाला लेवल आपको दिख रहा है, बिल्कुल नीचे ना देखकर इसको देखो, ये ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, ये 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स यही लेवल ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, बट एक बार ब्रेक हुआ, बट यहाँ पर इधर इधर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस रह चुका है कभी। ठीक है, जिसकी वजह से इस लेवल को होल्ड किया। इस बार ये रेजिस्टेंस जो है ये हमारा सपोर्ट का काम किया यहाँ पर। होपफुली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आखिर ड्रॉ करके हम यूज कैसे करते हैं बाय करने के लिए, वो चार्ट पैटर्न्स का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको देखने आ गए कि आखिर कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं, लेकिन इनका यूज कैसे करना है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि इधर सपोर्ट के पास आके बस बाय कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी है। अभी बताया ना मैंने आपको, फंडामेंटल्स भी देखने हैं, आपको आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, आपको कुछ मूविंग एवरेजेस भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ फिल्टर्स मैं आपको बताऊंगी, मतलब स्क्रीनर्स में आपको बताऊंगी, अगर आपके स्क्रीनर पे स्टॉक आ रहा है तो फिर आप स्टॉक को बाय करोगे। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, तभी जाके किसी भी स्टॉक में हम एंट्री कैसे लेते हैं ये समझ में आएगा। तो होपफुली आज का सेशन इतना ही है, और आगे आने वाले सेशंस में हम जल्दी कनेक्ट करेंगे, और ये जो पूरा हमारा क्रैश कोर्स है ये कंप्लीट होने के बाद जितने भी लोगों के डाउट्स हैं ना कि आखिर मार्केट में ट्रेड कैसे करें, या फिर समझ में नहीं आता जिनको, वो समझ में आना तो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेडिंग कैसे करनी है, और
मतलब गलत चीज़ों में फँसने की बजाय खुद से बहुत चीज़ें देख पाएँगे। तो मेरा मोटिव ही यही है कि जो लोग कहीं सीख नहीं पा रहे हैं या फिर जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें क्या? ठीक है, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे सीखें। तो सबके लिए ये अपॉर्च्युनिटी है टाइम से क्लास को जॉइन कर लेना और जो पहले आ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 100 लोग ही अलाउड होते हैं इसमें सेशन को जॉइन करने के लिए, तो जो पहले आ जाएगा जॉइन कर लेगा और बाकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको बाद में दे ही दूँगी। अभी भी मेरे से पहले रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए दोबारा से सेशन रिकॉर्ड किया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।